Good morning, everyone. Welcome to GCFA कॉमर्स सब क्लासेस। हम लोग बहुत दिन बाद सोचे कि अब YouTube में ऑनलाइन कुछ क्लासेस डेली डेली या फ्रीक्वेंटली अपलोड किया जाए। तो आज से वो इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं। हाँ, कुछ क्लासेस ऑलरेडी डाउन अपलोड किए, लेकिन वो प्राइवेट में है, एक दो पब्लिक किए। बट इतना लेंथी ड्यूरेशन जो वीडियोज होता है वो स्टूडेंट लोग हो सकते हैं उतना पेशेंस नहीं के लिए देख पाए, इसलिए फ्रीक्वेंटली हम लोग छोटा छोटा कुछ वीडियोस में अपलोड करेंगे। आज हम लोग टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेशन वो सीखेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास शुरू करते हाउस प्रॉपर्टी इनकम। यस, मैंने इसमें हाउस प्रॉपर्टी इनकम में कुछ ऑलरेडी लिख के रखे, इसी को डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो हम लोग चैप्टर सीख रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट। अब हाउस प्रॉपर्टी इनकम, तो बोलो, प्रॉपर्टी आपका है तो आप इनकम कैलकुलेशन करोगे। तो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर एक प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेशन करते हैं। एक लाइन में वही चीज लिखे, इनकम अर्न बाय द ओनर ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जैसे हम लोग का प्रीवियस असेसमेंट ईयर 23-24-25, तो प्रीवियस ईयर इज 23-24। तो 23-24 में ओनर जितना प्रॉपर्टी से अर्न किए वो हो गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसमें ओनर ओनर में डिफरेंट टाइप्स ओनर हो सकता है, सर डिफरेंट टाइप्स का। जो रियल ओनर वही तो होगा ना, वही होना चाहिए ओनर। यस, तो एक होता है लीगल ओनर और एक होता है डीम्ड ओनर। लीगल ओनर मतलब जिनके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। आप जमीन खरीदोगे, बिल्डिंग खरीदोगे, फ्लैट खरीदोगे, अपने नाम पे म्यूनिसिपैलिटी में रजिस्ट्रेशन कराओगे ना। और डीड पेपर, स्टाम्प पेपर बाई करोगे, उसमें फिर रिटन एग्रीमेंट होगा, फिर आपका सिग्नेचर, जो सेलर वो भी करेगा। आप इसमें बाई कर रहे हो, आपका सिग्नेचर रहेगा, आपको एक डीड मिलेगा। उस डीड में जिनके नाम पे रजिस्ट्रेशन है वो हो गया लीगल ओनर। तो जो लीगल ओनर मेनली कैलकुलेशन करते हैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम। और कभी कभी ये हो सकता है हाउस मतलब जो लैंड और बिल्डिंग दोनों मिला के तो हो रहा है ना, लैंड के ऊपर ही तो बिल्डिंग होगा। तो आपका जमीन भी आपका है, बिल्डिंग भी आपका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाउस होल्ड इनकम तो करोगे। अब मान लो ऐसा सिचुएशन, अब जमीन आप लीज पे लिए, लैंड आप लीज पे लिए, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, उसमें अपना मकान बना है, लॉन्ग टर्म लीज होता है ये सब। तो इस केस में बिल्डिंग का तो आप ओनर हो ना, तो आपको आपका हाउस प्रॉपर्टी ओनर आप ही को माना जाएगा, लीगल ओनर आप ट्रीट करोगे। ठीक है, जमीन का ओनर कोई और है, लेकिन एट प्रेजेंट जितना दिन लीज पे आप लिए उतना दिन आप हो। समझ में आया? तो एक तो लीगल ओनर, दूसरा हो गया डीम्ड ओनर। अब डीम्ड ओनर किसको बोलोगे? एक्चुअली टैक्स अथॉरिटी बोलते हैं, इनकम टैक्स बोलते हैं नहीं। इनको पकड़ो, इनको ही टैक्स देना होगा। और ये हो सकता है किसी एक्चुअल लीगल ओनर कोई और, लेकिन टैक्स देना होगा इस इन पर्सन को। ठीक है, तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। मेरा प्रॉपर्टी आप क्यों टैक्स भरोगे? आपका प्रॉपर्टी में हम क्यों टैक्सेबल इनकम में ऐड करके टैक्स देंगे? ये तो नहीं होना चाहिए ना। इसमें कुछ केसेस हम एग्जांपल दिए, इसमें और भी कुछ केसेस है, तो आप लोग का क्वेश्चन में इस तरह दे सकता है। क्या है इसमें? एक एक तो प्रॉपर्टी मैंने ट्रांसफर की। ट्रांसफर मतलब समझ लेना गिफ्ट की है, किसके? स्पाउस पे, स्पाउस के नाम पे गिफ्ट की है। स्पाउस ये होता है, टर्म यूज होता है हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड। मैंने प्रॉपर्टी किसको गिफ्ट की है? ट्रांसफर कर दी, किसके नाम पे? अपने स्पाउस के नाम पे ट्रांसफर की। लेकिन इसमें कंडीशन है, तो जितना दिन ये ओनरशिप, सॉरी, जितना दिन मैरिज रिलेशन कंटिन्यू रहेगा, मतलब आगे सेपरेशन केस ना हो। ठीक है, अगर मिस्टर ए मिसेस ए के नाम पे एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिए, ओके, मतलब गिफ्ट कर दिए, तो अब बोलो गिफ्ट करने के बाद लीगल ओनर कौन है? मिसेस ए। और मिस्टर ए मिसेस ए इन दोनों के बीच मैरिज रिलेशन अभी भी कंटिन्यूज है। ठीक है ना, बॉन्ड अच्छा है, रिलेशन कंटिन्यूज है। तो इस केस में टैक्स अथॉरिटी मिस्टर ए को पकड़ेगा कि आप आपके वाइफ के नाम पे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किए थे, उससे अगर कुछ इनकम हो रहे हैं, वो इनकम भी आप अपना इनकम में दिखाइए और उस पर टैक्स दीजिए। ठीक है, तो आपको डीम्ड ओनर इस केस में माना जा रहा है। तो इस केस में मिसेस ए को उस पर टैक्स नहीं देना है, आपको मिस्टर ए उनको ही टैक्स देना हो। समझ में है ना?
लेकिन जब रिलेशन खत्म, मतलब मैरिज रिलेशन खत्म हो गया, तो उस दिन से डीम्ड ओनरशिप भी खत्म। अब जब लीगल ओनर, वो उनको ही टैक्स देना है। समझ में आया? तो एक था डीम्ड ओनर का एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू माइनर चिल्ड्रन। अब मिस्टर वाई, उन्होंने अपना चिल्ड्रन के नाम पे ए प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, वाइफ के नाम पे ट्रांसफर नहीं किया। बहुत ज्यादा चालाक है ना। तो क्या किया, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी अपना वाइफ के नाम पे नहीं ट्रांसफर करके अपने चिल्ड्रन पे नाम पे ट्रांसफर किए, जो अभी माइनर है, मतलब वोटिंग राइट आया नहीं। ठीक है, तो जितना दिन माइनर है उतना दिन इस प्रॉपर्टी, एक्चुअली लीगल ओनर कौन हो गया बोलो तो माइनर के नाम पे ट्रांसफर किए। तो लेकिन जो मिस्टर वाई जो ट्रांसफर किए थे, ट्रांसफरर इस केस में, उनको माना जाएगा डीप डोनर। ठीक है, तो कब तक माना जाएगा, जब तक वो माइनर से मेजर नहीं आ रहा है, वोटिंग राइट नहीं आ रहा है, वोट देने का राइट जब आ जाएगा बस, तो तब से उनको टैक्स देना होगा उस पर। डीप डोनर का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। आया समझ में? ये दो केस एक एग्जाम्पल है, और भी इस तरह बहुत सारे हैं। किसी के नाम पे विल करके गए, तो इस केस में इसमें हो सकता है। अब आ जाते हैं डिटेल्स में। अब प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी जब इनकम कैलकुलेशन करोगे, तो प्रॉपर्टी कैसे यूज हो रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कैलकुलेशन प्रोसेस चेंज। तो इसीलिए क्लासिफाई करेंगे। एक तो हो गया आपका लेट आउट हाउस। लेट आउट हाउस का मतलब कुछ नहीं, जो हाउस मैंने भाड़ा पे, मेरा एक प्रॉपर्टी है और ऐसे खाली पड़ा हुआ था, तो सोचे क्यों खाली रखे, उससे अच्छा बेटर किसी को भाड़ा पे दे दो, कुछ तो रेंट भी आएगा और उससे कम से कम मेंटेनेंस भी होते रहेगा। तो मैंने भाड़ा पे दे दी। ये जो रेंट मिल रहा है ना, तो ये रेंटेड हाउस हो गया। इसको क्या बोलोगे आप? लेट आउट हाउस। तो इसमें एक लाइन में लिखिए, रेंटेड, रेंटेड टू अदर फॉर यूज। अब यूज क्या चीज के लिए करें, हम भाड़ा पे दे दिए आपको, अब उसमें बिजनेस कर सकते हो, उसमें आप रह सकते हो। ठीक है ना? हाँ, कुछ इलीगल एक्टिविटीज करोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, उसके उसमें हम भी फंस सकते हैं। तो वो ना हो ऐसा। तो डॉक्यूमेंट्स में डिटेल्स रहेगा, एग्रीमेंट होगा ना, रेंट का एग्रीमेंट, कि आप इस पर्पस में यूज करोगे। तो सारा डिटेल्स अकॉर्डिंग टू दैट। तो फॉर रेसिडेंस रहने के लिए हो, या आपका कमर्शियल या बिजनेस यूज के लिए हो, हम भाड़ा पे दिए, वो क्या यूज कर रहे हो उससे हमसे मतलब नहीं है, मतलब है एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना? और इसमें जो रेंट मेरा इनकम हो रहा है, वो मेरा हाउस प्रॉपर्टी इनकम में आएगा, तो वो आपका लेट आउट हाउस कहला जाएगा। ओके। सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस इज सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। फर्स्ट हाउस क्या बोले थे, लेट आउट हाउस, और सेकेंड क्या हो गया आपका, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। सर सेल्फ ऑक्युपाइड मतलब अपना रहने का घर, अपना घर में खुद रहते, तो क्या हो गया आपका सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस हो गया ना। तो यूज बाय एसएससी मतलब पर्सन फॉर ओन रेसिडेंस, अपना ही घर, और ओन्ड बाय पर्सन एंड ऑल्सो यूज फॉर ओन रेसिडेंस, तो हो गया सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। क्या इस हाउस में कोई इनकम हो सकता है? इस हाउस से तो इनकम होने का चांस जीरो है। क्यों जीरो है बोलो तो? अरे क्या इनकम होगा, अपना घर में रहने से तो खर्चा है, उल्टा रेंट कहां से आएगा, इनकम तो है नहीं, उल्टा एक्सपेंसेस है। तो इसमें एक्सपेंसेस तो लॉस आएगा, आने दो भाई। एक हाउस में इनकम है, दूसरा हाउस से लॉस है, माइनस करके जो नेट इनकम उस पर टैक्स पे करेंगे। तो लॉस होने से तो बेनिफिट है, टैक्स बेनिफिट मिलेगा, इनकम कम हो जाएगा, टैक्स भी कम पे करेंगे। समझ में आया ना? तो ये दो हाउस हो गया, फर्स्ट लेट आउट हाउस, सेकंड क्या हो गया, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। थर्ड जो हाउस है, इसको सेपरेट नहीं भी करने से चलेगा, क्योंकि वो इसी में आ जाता है, पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। एक ही बिल्डिंग, उसके अंदर दो फ्लोर है, एक फ्लोर भाड़ा पे दे दिए और एक फ्लोर खुद रहते, तो क्या हो गया, एक तो पार्ट लेट आउट हो गया और एक पार्ट सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया। तो एक ही बिल्डिंग, एक पार्ट लेट आउट और एक पार्ट सेल्फ ऑक्युपाइड, उसको आप बोलोगे पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। लेकिन जब इनकम कैलकुलेशन करोगे, ध्यान दो, इनकम जब कैलकुलेशन करोगे, ग्राउंड फ्लोर भाड़ा पे दे दिए थे, सॉरी, ग्राउंड फ्लोर मैंने भाड़ा पे दे दिए थे, तो जो ग्राउंड फ्लोर भाड़ा पे दे दिए उससे रेंट आ रहा है ना, तो लेट आउट माना जाएगा। उसको लेट आउट यूनिट, एक यूनिट ही मान लो कि मेरा लेट आउट पार्ट है। ठीक है, और लेट आउट हाउस ही मान के करो। तो उस लेट आउट पार्ट से जो इनकम कैलकुलेशन और लेट आउट हाउस का जो रूल्स है वही फॉलो करके करेंगे। और जो सेल्फ ऑक्युपाइड पार्ट, जो फर्स्ट फ्लोर हम खुद रहते हैं, उसमें सेल्फ ऑक्युपाइड का जो रूल्स है उसके हिसाब से करेंगे। समझ में आ रहा है? तो पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड में एरिया वाइज हो रहे हैं, मतलब एक टोटल एरिया में से, मतलब एक ही फ्लोर है, उसमें एक पार्टीशन कर दी, एक पोर्शन में हम खुद रहते हैं और एक पोर्शन में टेनेंट को भाड़ा पे दे दिए, इट में भी, या
2-3 फ्लोर है, एक फ्लोर रहते बाकी भाड़ा पे दे दिए, इट में भी। तो इस तरह अगर लोग मतलब एरिया के हिसाब से लेट आउट है और सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो इस केस में जितना पार्ट लेट आउट वो लेट आउट हाउस मान लोगे उसको, और जो सेल्फ ऑक्युपाइड है उसको सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस मान लोगे। एंड फोर्थ पार्ट, अच्छा इसमें एक और चीज बता देते, अगर एक ही हाउस में एक प्रीवियस ईयर 23-24 फर्स्ट अप्रैल से शुरू हुआ था, मार्च ईयर एंड हो रहा है ना, तो पहले मान लो 8 महीना टेनेंट सॉरी लैंडलॉर्ड खुद रहते थे, मतलब ओनर खुद रहते थे। बाद में उनका जॉब शिफ्ट हो गया दूसरी जगह, तो उन्होंने फिर नेक्स्ट 5 मंथ्स नेक्स्ट 4 मंथ्स किसी और को भाड़ा पे देके चले गए, तो बाद में लेट आउट हो गया। तो इस साल के अंदर 8 मंथ्स क्या था, सेल्फ ऑक्युपाइड था, और इसके बाद नेक्स्ट 4 मंथ्स क्या हो गया, लेट आउट हो गया। तो सर ये भी तो बोलोगे ना, पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, ऐसे तो बोल सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह पीरियोडिकली लेट आउट हो रहे हैं, अगर इस प्रीवियस ईयर के अंदर हम लोग 2 महीना 1 महीना भी लेट आउट करेंगे, टैक्स अथॉरिटी बोल रही है इसको पूरा ईयर लेट आउट ही मान के करोगे, पूरा ईयर का ही लेट आउट आपको कंसीडर करना होगा। समझ में आया ना? तो इस केस में ये पार्टली कंसेप्ट नहीं आएगा। अगर पीरियोडिकली लेट आउट एक ईयर के अंदर, प्रीवियस ईयर के अंदर कुछ पीरियड के लिए लेट आउट, कुछ पीरियड सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो इस केस में ये ध्यान में रखना, ये सब हम नहीं लिख रहे हैं लेकिन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? क्या ध्यान में रखना है ना, इस केस में हम लोग पूरा ईयर ही इसको लेट आउट मान के ही करेंगे कैलकुलेशन, वो तो पार्टली कंसेप्ट ही गायब हो गया, मतलब लेट आउट हाउस मान के चलोगे होल ईयर, ठीक है ना? तो इसमें इनकम इनकम ज्यादा आ जाएगा, टैक्स पे करना होगा एक्स्ट्रा, तो इसीलिए कभी भाड़ा पे दोगे देख के भाड़ा पे देना, ईयर शुरू होगा बेटर है, ठीक है ना? यस। अब आ जाते हैं डिम टू बी लेट आउट हाउस। तो डिम टू बी लेट आउट हाउस मतलब ये तो एक्चुअली लेट आउट नहीं है सेल्फ ऑक्युपाइड, लेकिन टैक्स अथॉरिटी बोल रहे हैं भाई इसको लेट आउट मान के आप टैक्स इनकम कैलकुलेशन करो, और इनकम कैलकुलेशन करके इस पर टैक्स भरो, ठीक है ना? तो मतलब क्या है, ये सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है, ये हाउस एक्चुअली सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है, लेकिन टैक्स अथॉरिटी बोल रहे हैं इसको सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं मानना, इसको आप लेट आउट मानोगे, ठीक है ना? और लेट आउट है तो इनकम आएगा, सर वो तो इनकम आ ही नहीं रही उसमें, हाँ माना जाएगा इनकम उसके हिसाब से, ठीक है ना? कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे आगे। तो लेट आउट माना जाएगा, उसके हिसाब से कितना इनकम होता है वो देखा जाएगा, उस इनकम पे टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो ये हो रहा है डिम टू बी लेट आउट, मतलब माना गया, डिम्ड ओनर बोले थे ना, माना गया उनको ओनर, लीगल ओनर तो नहीं था। इस तरह डिम टू बी लेट आउट मतलब लेट आउट नहीं है लेकिन माना जा रहा है लेट आउट, लेट आउट नहीं तो क्या है भाई, सेल्फ ऑक्युपाइड है, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, लेकिन इसको क्या माना जा रहा है, लेट आउट माना जा रहा है, ओके? तो कब माना जाएगा, तो ये तो जबरदस्ती इनकम टैक्स अथॉरिटी हम लोगों पे टैक्स बर्डन ये कर रहे हैं ना, टैक्स उठाने के लिए कुछ भी करे, नहीं इसमें कुछ ऑब्वियसली रीजन है, लॉजिक भी है। अगर आप इसमें क्या दिया कंडीशन, एक बार देख लेते हैं, इफ एनी पर्सन ओन मोर देन 2 सेल्फ ऑक्युपाइड हाउसेस, अगर आपके पास 4-5 हाउस है और सभी सेल्फ ऑक्युपाइड, किसी को कोई भाड़ा पे नहीं दिए, हाँ बोलो एक साथ सभी पांच पांच हाउस में तो नहीं रहते हो, लेकिन ताला लगा देते हो, जब जाते हो रहते हो, बाकी टाइम ताला है, तो ऐसे है, ऐसे करते हो। कभी एक दार्जिलिंग में खरीद लिए, एक मनाली में खरीद लिए, एक फिर गोवा में खरीद लिए, हर सीजन मतलब विंटर सीजन तो चले आए गोवा में, ठीक है? फिर समर सीजन चले गए दार्जिलिंग या मनाली, तो इस तरह डिफरेंट एरिया में कभी रहते हो, बहुत सारे प्रॉपर्टी करके रखे इंडिया में, इतना सारे सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है ना? किसी को भाड़ा पे नहीं दिए, तो इस केस में टैक्स अथॉरिटी बोलता है नहीं भाई, आपको मैक्सिमम आप इसमें से कोई भी दो आप चुन लो, मतलब आप इसमें से सिलेक्ट कर लो किसको सेल्फ ऑक्युपाइड मानोगे, तो दो, दो से ज्यादा नहीं, कोई भी दो हाउस आप सेल्फ ऑक्युपाइड मान लो, और दो से जितना ज्यादा हाउस है, दो से जितना ज्यादा हाउस है सेल्फ ऑक्युपाइड हाउसेस, उसको आप मान के चलोगे वो लेट आउट है, और उस लेट आउट करने से क्या इनकम होता है वो इनकम फाइंड करोगे, और वो टैक्सेबल इनकम में शो करोगे। समझ में आया ना? तो डिम टू बी लेट आउट होने का कंडीशन क्या हो गया, अगर कोई भी पर्सन दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्युपाइड हाउसेस ओन करते, ठीक है, दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्युपाइड हाउसेस ओन करते, ओनर है, भाड़ा पे लेके तो रह सकते हैं ना, ऐसा नहीं है, दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस ओन करते, तो इस केस में अप टू टू आपको लेट आउट सेल्फ ऑक्युपाइड माना जाएगा। आप कोई भी दो हाउस आप सेल्फ ऑक्युपाइड सिलेक्ट कर लोगे, और दो से जितना ज्यादा सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है उसको लेट आउट मान के इनकम कैलकुलेशन करोगे, एंड बाकी सारा जो हाउसेस है उसको डिम टू बी लेट हाउस मानोगे। अब बोलो समझ में आया? अच्छा सर मेरा एक ही हाउस है सेल्फ ऑक्युपाइड और एक लेट आउट है, अरे एक सेल्फ ऑक्युपाइड तो क्या वो सेल्फ ऑक्युपाइड माना जाएगा,
ठीक है ना, दो दो है तो दो सेल्फ ऑक्युपाइड ही माना जाएगा, दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं करोगे, अगर करोगे तो आपको लेट आउट मान के टैक्स पे करना होगा। समझ में आना? सर कौन सा दो, वो आगे सीखेंगे हम लोग, फिलहाल ये समझ में आना चाहिए कि प्रॉपर्टी कितना टाइप का हो रहा है। क्लियर है ना? अच्छा, और एक हाउस है लेकिन वो इसमें नहीं आएगा। और एक हाउस मतलब आपका कमर्शियल हाउस है, आपका ही मकान है और वो हाउस में आप बिजनेस चलाते हैं तो बिजनेस हाउस में आएगा, कमर्शियल हाउस तो बिजनेस हाउस में आएगा, ठीक है ना? तो बिजनेस इनकम माना जाएगा, और बिजनेस इनकम में दिखाओगे, इसमें नहीं आएगा। समझ में आना? अच्छा, और एक चीज हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें, अगर मैंने लीज पे लिए, अगर मैंने हाउस लीज पे लिए, लीज तो एक बोले थे लीज होल्ड लैंड था, हाउस लीज पे लिए तो देखोगे लॉन्ग टर्म लीज या नहीं। अगर 12 ईयर से ज्यादा लीज पे लिए तो जितना दिन लीज पे लिए उतना दिन हमको ओनर माना जाएगा, उसमें हाउस बॉडी इनकम में दिखाएंगे। लेकिन अगर 12 ईयर से कम लीज पे लिए तो हमको ओनर नहीं माना जाएगा। अब उस हाउस से अगर कुछ मैंने अर्न करेंगे वो अदर सोर्सेस में आएगा या बिजनेस में आएगा, लेकिन हाउस बॉडी में तो नहीं आएगा। सबलीज होता है ना, मैंने मेरा काम ही यही है, बिजनेस खोल के बैठे, जिसका जिसका घर है सबको जाके ऑफर कर आप हमको भाड़ा पे दे दो, कम दाम में ले लिए भाड़ा पे। अब उसको भाड़ा पे हम दे रहे हैं, मतलब पेइंग गेस्ट बना के किसी को भाड़ा पे दे रहे हैं, एक एक रूम में 4-5 को बैठा ऑक्युपाई करने दे देते, और पेइंग गेस्ट बना के सबको फिर सबसे रेंट ले रहे हैं। ठीक है ना, सबलेट कर रहे हैं, एक प्रकार का समझ लो। तो जो सबलेट कर रहे हैं, तो इससे जो इनकम आ रहे हैं, उन लोगों से इनकम आ रहे हैं ना, तो और फिर लैंडलॉर्ड को हम पे कर रहे हैं। तो अगर मैंने एग्रीमेंट जो किए, एग्रीमेंट 12 ईयर से बिलो है, लीज पीरियड है, तो इस केस में मेरा वो अदर सोर्सेस या बिजनेस इनकम कहीं पे जा सकता है। लेकिन अगर मैंने 12 ईयर से ज्यादा लीज पे लिए तो इस केस में मेरा ओनरशिप माना जाएगा उस 12 साल तक, 12 ईयर से ज्यादा मतलब जितना ईयर्स का किए, और उस पीरियड में हाउस प्रॉपर्टी इनकम में इसको शो करेंगे। ठीक है ना? यस। अब आ जाते, अब जब प्रॉपर्टी कैलकुलेशन हो गया, आप सीख लिए कि कौन सा प्रॉपर्टी को लेट आउट बोलते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड होता है, और कौन सा प्रॉपर्टी डिम टू बी होगा, तो फिर कैलकुलेशन करना सीखोगे। लेकिन जब कैलकुलेशन करोगे दो कंसेप्ट है, या लेट आउट का कंसेप्ट फॉलो होगा, नहीं तो सेल्फ ऑक्युपाइड का, क्योंकि डिम टू बी लेट आउट तो भी तो लेट आउट हो गया ना, या पार्टली लेट आउट सेल्फ ऑक्युपाइड, जो सेल्फ ऑक्युपाइड रूल फॉलो करोगे बोले थे अभी, और जो लेट आउट है उसमें लेट आउट का रूल फॉलो करोगे, बस यही कंसेप्ट है। तो कैलकुलेशन कैसे करोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? अब इस पॉइंट पे आते, पॉइंट 4 इसमें लिखे इस, तो पॉइंट 4 में क्या लिखे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर्मेट करोगे, क्या ऑलवेज सभी हेड्स ऑफ इनकम, जब 5 हेड्स सीखेंगे ना सब में यही लिखोगे। सैलरी तो कंप्यूटेशन इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी तो हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन तो कैपिटल गेन वो लिखोगे। हाउस प्रॉपर्टी अब अभी हाउस प्रॉपर्टी कर रहे हैं, अब मिस्टर और मिसेस जो पर्सन, असेसमेंट ईयर 24-25 आप लोगों का, रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 23-24, राइट। इसमें हम लोग कुछ बुक्स में या कुछ ऑथर ऐसे भी करते हैं कि जितना हाउस है उतना कोलम करते फिर इनकम दिखाते हैं। हम बोले नहीं, पहले आप लेट आउट हाउस का कर लोगे, फिर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का करोगे। इनका प्रॉपर्टी में या तो कुछ लेट आउट प्रॉपर्टीज होगा या कुछ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज आएगा। तो लेट आउट प्रॉपर्टीज, तो उसमें कैलकुलेशन कैसे करोगे? फर्स्ट टू डिटेल्स के लिए लेट आउट हाउस का डिटेल्स से फर्स्ट टू में करेंगे, जो फाइनल इनकम थर्ड हाउस थर्ड कॉलम में लिख देंगे। फिर सेल्फ ऑक्युपाइड उसका डिटेल्स करेंगे, जो फाइनल कम फाइनल कॉलम में लिख देंगे। और फाइनल कॉलम जोड़ लोगे, अगर 4-5 हाउस है सबका कैलकुलेशन करोगे आइदर लेट आउट या सेल्फ ऑक्युपाइड के हिसाब से, तो इसके बाद जोड़ लोगे तो क्या आएगा, टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फॉर्मेट हो गया। अब डिटेल्स में आते, तो लेट आउट हाउस है, भाड़ा पे दिए थे, कमाई तो यहीं पे हो रहा है ना, सेल्फ ऑक्युपाइड में तो नहीं आएगा। तो इस लेट आउट हाउस में इनकम कैलकुलेशन जब करोगे तो फर्स्ट देख लो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना, GAV, इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जितना भी है उससे, उसमें नोट 1 में डिटेल्स दिखाएंगे। ये जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन नोट 1 हम लोग लिखे, इस नोट 1 में डिटेल्स हम लोग दिखाएंगे। और ये GAV को एक शॉर्ट में बोलते, सॉरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू को GAV बोलते हैं। ओके, तो ये फाइंड कर लेंगे, मतलब ग्रॉस एनुअल इनकम क्या हो सकता है वो हम लोग देखेंगे। उससे अब लेस करेंगे, अगर कोई म्यूनिसिपैलिटी के अंदर है या लोकल अथॉरिटी के अंदर है, तो इस केस में आपको म्यूनिसिपल टैक्स या लोकल टैक्सेस पे करना होगा। तो जितना आप पे कर रहे हो ना, वो सारा टैक्सेस वो यहाँ से लेस कर दो, म्यूनिसिपल या लोकल टैक्सेस। तो ओनर जितना पे किया वो लेस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे। तो इसके लिए भी कुछ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, वो हम लोग नोट 2 में सीखेंगे, राइट।
अब ये लेस कर दो तो आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। ये जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इससे म्यूनिसिपल या लोकल टैक्सेस लेस कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको? नेट एनुअल वैल्यू मिल जाएगा, राइट। अब नेट एनुअल वैल्यू आ गया। नेट एनुअल वैल्यू से लेस करोगे आप स्टैंडर्ड डिडक्शन, डिडक्शन डिडक्शन स्टैंडर्ड बाद में डिडक्शन लेस करोगे सेक्शन 24। एक्चुअली हाउस प्रॉपर्टी शुरू होता है सेक्शन 22 से। खैर सेक्शन 24 अगर सेक्शन याद है लिखना, नहीं तो छोड़ देना, गलत सेक्शन नहीं लिखना। सेक्शन 24 में दो डिडक्शन आएगा। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिलेगा, इसमें एक्चुअली नॉर्मल बहुत कुछ खर्चा होता है ना, तो सारा खर्चा एक्चुअली हम लोग इतना शरीफ आदमी है ना इंडिया में, इतना ज्यादा शरीफ लोग है, लोग फेक बिल बनाने में एक्सपर्ट है। ठीक है, रिपेयर नहीं किए फिर भी दिखा देता कि 20 लाख का रिपेयरिंग किए हर साल, ये सब होता है। खैर, तो गवर्नमेंट देखा है तो ये लोग फेक एक करता है, उससे अच्छा एक स्टैंडर्ड एक 30% डिडक्शन अलाउ कर दो, खर्चा करे ना करे। इसमें सब में देखो बेनिफिट, सब में ना सबका एडवांटेज डिसएडवांटेज है। एक्चुअली गवर्नमेंट देखे तो फेक बिल बनाते, ज्यादा खर्चा दिखा देते, तो उससे अच्छा फिक्स कर दो। तो फिक्स कर दिया तो कुछ खर्चा नहीं करेगा, एक भी पैसा खर्चा नहीं करेगा, अब बिल्डिंग कोलैप्स होगा, इसीलिए होता रहता देखोगे। यार गवर्नमेंट ये ठीक समझा कि 30% जो भी नेट एनुअल वैल्यू आया उस पर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन इनको दे दो, छूट दे दो। ठीक है ना, खर्चा लगता है ना, रिपेयर्स मेंटेनेंस बहुत सारे खर्चा है, ग्राउंड रेंट एंड सो ऑन, एनुअल चार्जेस, लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस पहले था, ये सब डिडक्शन आप सब हटा दिए। तो कितना करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन? 30% किस पे करोगे? एनएवी पे, नेट एनुअल वैल्यू पे करोगे। लेकिन एक डिडक्शन इन लोगों ने रखे हैं, क्योंकि पता है इसमें इसमें चोरी करना मुश्किल होता है। कौन सा डिडक्शन? ना इंटरेस्ट ऑन लोन सेक्शन 24B। अगर ये बिल्डिंग बनाने के लिए लोन लिए, फ्लैट खरीदने के लिए लोन लिए थे, तो लोन है तो डिटेल्स उसमें मतलब जहां से लोन लिए थे बैंक वो डिटेल्स दे देगा, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को पता चल जाएगा कि चोरी इसमें करना मुश्किल होता है। खैर, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 24B, सेक्शन 24B, कितना इंटरेस्ट हम बिल्डिंग के लिए पे, बिल्डिंग के लिए जो लोन लिए थे उस पर कितना इंटरेस्ट पे किया प्रीवियस ईयर, या एरियर भी हो सकता है, कितना इंटरेस्ट आया, तो वो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे नोट 3 में। ये दोनों डिडक्शन अब माइनस करोगे, दोनों ऐड कर लो तो टोटल डिडक्शन 24 का आ गया, लेस कर देना तो जो आया वही होगा आपका इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस। लेकिन कुछ और ऐड हो सकता है, इसीलिए तो मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन में देखोगे यही जो आया ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये माइनस करोगे यही हो जाएगा लेट आउट हाउस से इनकम। बट कभी इसमें कुछ ऐड हो सकता है, क्या ऐड हो सकता है? लिख रहे इसमें लिखे रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट और एरियर रेंट ऑफ पास्ट ईयर्स रिसीव किए प्रीवियस ईयर में। अभी करंट प्रीवियस ईयर 23-24 में ये मिला, पहले बैड हो गया था, अनरियलाइज था, मतलब 3-4 साल पहले एक टेनेंट रहते थे, ये मान लो 3-4 साल पहले एक टेनेंट उस मेरा घर में रहते थे, इसके बाद 2-3 महीना रहा, इसके बाद 2 महीना रेंट पे किए नहीं, हम जब तगादा देना शुरू किया, अरे भाई मेरा रेंट 2 महीना ड्यू हो गया, क्या कर रहे हो? बोला हाँ हाँ सर, पे कर देंगे, नेक्स्ट मंथ में हम आपको पूरा एक साथ 3 महीना का पे कर देंगे। फिर नेक्स्ट मंथ में मेरा घर, मेरा जो रेसिडेंशियल हाउस वहां से वो हाउस दूर है, तो एक दिन जाके देखे वो गायब है, और मतलब चाबी भी लगा के वो गायब है और आए नहीं, फिर तब पता किए कि लापता। और मेरा 2 महीने का रेंट तो गया ना, गायब हो गया। तो 2 महीने का रेंट मेरा जो लॉस हो गया वो अनरिकवर्ड रह गया था ना, वो था अनरियलाइज्ड बैड। अब 2 साल बाद अभी इस प्रीवियस ईयर में पता देख मीट हुआ, रास्ता में पकड़ लिया, अरे भाई 2 महीने का रेंट नहीं देके तुम भाग गया था, अभी दो कुछ, तो उनसे कुछ मिल गया, रिकवर हो गया। तो जो पहले का बैड आप रिकवर हो रहे हैं ना, तो इनकम में ऐड कर लोगे। इस साल रिकवर हुए, इस साल इनकम में दिखा दोगे। जब बैड हुआ था उस टाइम रिडक्शन माइनस कर देंगे। अब अभी रिकवरी हो रही तो अभी ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये जो इनकम, ये तो रेंट ही मिल रहा है एक प्रकार का, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन एटलीस्ट मिलेस करोगे 24A का 30%, ठीक है ना। ये जो रेंट जितना रिकवर 30% लेस कर दो, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया? तो ये अगर है रिकवरी हो रहा है तो ऐड करोगे, ऐड करके टोटल इनकम आउटर कॉलम लिख लोगे, दिस इज योर इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस। ओके, अब सेल्फ ऑक्युपाइड। लेट आउट के बाद दूसरा हाउस क्या हो गया? अच्छा 3-4 लेट आउट है, सबका अलग अलग, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 ऐसे करते जाओगे। फिर सेकंड करोगे सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, ठीक है, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। तो इसमें नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू सेक्शन लिखना है लिखो, नहीं तो छोड़ दो।
एनएबी शॉर्ट में हम टर्म यूज लिखे। अंडर सेक्शन 23 टू ए, कभी कभी बी लगता है बट मेजर केस में ए। सेक्शन 23 टू ए नील, अरे अपना घर में इनकम क्या होगा, जीरो। लेकिन सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील लिख सकते थे, नहीं, इसमें नेट ही नील है, ग्रॉस नहीं फाइंड करना है। ग्रॉस भी नील, म्यूनिसिपल टैक्स जो होता है ना लेस, वो लेस नहीं होगा, नेट एनुअल वैल्यू ही नील आएगा। जो बोल दिया नेट वैल्यू क्या लिखोगे, नील, तो ग्रॉस का सवाल ही नहीं है। अब नेट वैल्यू से वो लोग क्या डिडक्शन लेस किए थे, 24 का डिडक्शन, दो था ना एक स्टैंडर्ड डिडक्शन। अरे जब नेट ही नील है तो इसके इस पे एनए भी नील, इस पे 100% भी करोगे तो नील ही तो आएगा, नील से लाल थोड़ी होगा। तो जो नील था स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो इसीलिए इसको हटा दो, इसको देना ही लेनी है इसमें। मतलब रिपेयर्स मेंटेनेंस सब जो खर्चा के लिए पहले करते थे, उस लेट आउट में तो कुछ डिडक्शन मिलता था, इनकम है तो डिडक्शन ठीक है, तो इनकम नहीं है तो डिडक्शन भी नहीं आएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा। और लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन जो था उसके लिए डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। तो इससे लेस करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन सेक्शन 24 बी, यहाँ लिमिट है, लेट आउट में कोई लिमिट नहीं, जो भी इंटरेस्ट आएगा वो डिडक्शन अलाउ कर लेंगे। इसमें लिमिट है, क्या लिमिट है, क्या कंडीशन है, सब कुछ नोट में डिटेल्स हम लोग सीखेंगे, राइट। यस। अब इंटरेस्ट लेस कर दो तो बोलो नील से लेस करोगे तो नेगेटिव इनकम आएगा, तो ब्रैकेट कर लेना आउटर कॉलम। तो लेट आउट में भी तो नेगेटिव हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है, अगर हो रहे तो नेगेटिव लिख लेना। शुरू शुरू में लोन लिए बहुत इंटरेस्ट पे हो रहा है ना, तो हो सकता है। तो लेट आउट हाउस में आपका नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, मैक्सिमम पॉजिटिव आएगा, कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है। बट सेल्फ ऑक्युपाइड में नेगेटिव तो आएगा ही, या जीरो हो सकता है, कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है। अगर इंटरेस्ट नहीं है, लोन नहीं है, तो इंटरेस्ट नहीं है, और इंटरेस्ट नहीं है तो एनए भी जीरो वही तो आएगा इनकम। तो सेल्फ ऑक्युपाइड से जीरो इनकम हो सकता है या लॉस हो सकता है, कभी प्रॉफिट नहीं आएगा। ओके। अब फर्स्ट लेट आउट जितना प्रॉफिट जोड़ लिए और लेट सेल्फ ऑक्युपाइड का लॉस, और क्या बोले थे मैक्सिमम दो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस दिखा सकते, तो दोनों का सेल्फ ऑक्युपाइड का लॉस शो कर दोगे, और ये फाइनल कॉलम में लिख लोगे नेगेटिव। इसको फाइनल कॉलम जोड़ लो, आ गया इनकम फ्रॉम, क्या मिला आपको, मिल गया आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आया। तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम हम लोग सीख लिए। अब इसमें जो नोट लिखे थे, तीन नोट इसमें लिखे, एक नोट वन क्या था, नोट वन क्या बोलो, नोट वन लिखे थे जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फिर नोट टू क्या लिखे थे, म्यूनिसिपल टैक्स, और नोट थ्री क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आज हम लोग नोट वन डिस्कस करेंगे, फिर आगे नोट टू नोट थ्री होगा, फिर प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। ओके, ये सारा मैंने लिख के रखे। नोट वन, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन के लिए बहुत सारे बुक में अलग अलग वे से है, लेकिन हम ये फंडा दे रहे, ये फॉलो करना, ठीक है, मोरलेस एक ही आंसर आएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या फाइंड करोगे ना, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, रीजनेबली आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो रेंट इस हाउस से, ईयर क्या, हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं ना, तो प्रीवियस ईयर में इस हाउस से रीजनेबली आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फाइंड क्या करें हम लोग, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, शॉर्ट में आर ई आर, आर ई आर फाइंड करेंगे, ठीक है। क्या फाइंड करेंगे हम लोग, आर ई आर। ये आर ई आर फाइंड करने के लिए जो फंडा है, वो क्या फंडा है, इसमें तीन वैल्यू देखोगे। फर्स्ट हो गया ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, जीएमवी। एक्चुअली हर म्यूनिसिपैलिटी के अंदर में जितना मकान है या लोकल अथॉरिटी के अंदर, उन लोगों ने उसका वैल्यूएशन करता है। आपको प्लान करना हो, प्लान पहले पास कर सैंक्शन करना होता है, प्लान ना ही पास करके अगर बिल्डिंग बनाओगे म्यूनिसिपैलिटी में, म्यूनिसिपैलिटी वाला पुलिस लेके आएगा और तोड़ के चला जाएगा, ठीक है ना, इलीगल हाउस है। तो इसीलिए प्लान किए, आपका प्लान दिखाया, सैंक्शन हुआ, जब सैंक्शन हुआ था प्लान दिखाते, उसका उन लोगों ने वैल्यूएशन भी कर लिया था, उसके हिसाब से म्यूनिसिपल चार्जेस जो भी टैक्स है, कुछ सर्विस चार्जेस दे रहे हैं ना, उसके हिसाब से उन लोगों ने आपको आपसे चार्ज करेगा। तो लोग वैल्यूएशन करते हैं, म्यूनिसिपैलिटी में वैल्यूअर रहता है, वो वैल्यूएशन करके देता है, इसका इतना वैल्यू है। तो जो भी म्यूनिसिपल वैल्यू आया वो नेट वैल्यू होता है, टैक्स के लिए जो वैल्यूएशन होता है नेट वैल्यू, उससे ग्रॉस फाइंड करते हैं हम लोग। ग्रॉस फाइंड करेंगे, नीचे दिखाएंगे जीएमबी कैलकुलेशन। तो एक वैल्यू म्यूनिसिपैलिटी क्या वैल्यूएशन किए थे, एनुअल वैल्यू, वो वैल्यू लिख लो ग्रॉस। सेकंड फेयर एंड, ठीक है, सेकंड क्या, फेयर एंड, फेयर एंड मतलब हम नीचे लिखे, फिर भी बता देते हैं। अगर एक ही एरिया में एक ही जैसा हाउस है, दो तीन है, तो एक हाउस का रेंट जितना दूसरे हाउस में भी वही रेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब फेयर रेंट हो रहा है रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी एट सेम लोकेलिटीज, सेम एरियाज, है ना, तो इसको बोलोगे फेयर रेंट। तो इन दोनों में से हाईएस्ट ले लो, सी पॉइंट लिखे,
हाईएस्ट ऑफ ए एंड बी, मतलब ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में से जो हाईएस्ट वो लिख लो। आप एक और वैल्यू अगर दे रहे तो लिखोगे डी। ये स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअली रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से हर स्टेट में एक रेंट कंट्रोल अथॉरिटी होता है कोर्ट में, तो उन लोगों ने रेंट कंट्रोल करते, मतलब हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड सब कुछ जो भी लीगल उन लोगों ने देते हैं, ठीक है। तो उसमें स्टैंडर्ड रेंट उन लोगों ने वैल्यूएशन करते हैं, दैट रेंट इज स्टैंडर्ड। तो इससे ज्यादा हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एक्चुअल तो मिल सकता है लेकिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इससे ज्यादा रीजनेबली। तो दैट इज वाई अब हाईएस्ट जो आया था ए बी में, मतलब फेयर एंड और जीएमबी में जो हाईएस्ट आया था तो लिए थे। और स्टैंडर्ड रेंट तो सी और डी, हाईएस्ट और स्टैंडर्ड रेंट डी, इसमें से जो लोएस्ट है वही होगा आपका आर ई आर, स्टैंडर्ड से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो इसमें से जो लोएस्ट है सी डी में, वो हो जाएगा आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, राइट। तो फेयर एंड ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू से हाईएस्ट देख लो और वो हाईएस्ट के साथ स्टैंडर्ड रेट कंपेयर करो, जो लोएस्ट है वो हो जाएगा आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, हाईएस्ट लोएस्ट, बस एक कंसेप्ट याद रखना। आया समझ में? यस। तो इसमें कुछ कैलकुलेशन करोगे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू कहाँ कैलकुलेशन करना होगा ग्रॉस? तो एक तो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी, मतलब मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, ये 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। बोले थे ना म्युनिसिपैलिटी जो वैल्यूएशन करते हैं टैक्स एक्सेट्रा के लिए, सर्विस चार्जेस के लिए, वो होता है नेट म्युनिसिपल वैल्यू या लेटेबल वैल्यू। तो क्वेश्चन में अगर नेट दे दिया फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ठीक है ना, तो नेट से ग्रॉस कैलकुलेशन कैसे करोगे वो हम लोग रूल लिखे। तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू एनएमवी शॉर्ट में, दैट इज म्युनिसिपैलिटी वैल्यूएशन किए फॉर असेसमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स एंड सर्विस चार्जेस एक्सेट्रा, ये नेट वैल्यूएशन किए थे, तो नेट वैल्यू लिख लो। अब नेट से ग्रॉस जाना पड़ेगा तो कुछ ऐड करना पड़ेगा, ग्रॉस से नेट तो माइनस करेंगे, नेट से ग्रॉस तो ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? जो सर्विस चार्जेस है, सीवरेज वाटर टैक्स है ना, लेते हैं आप लोग, आपके घर में वाटर कनेक्शन, पानी आता है ना, इसके लिए, और फिर आपका ड्रेनेज सिस्टम जो है, पानी आपका घर का सब कचरा जो हो जाता है, इसके लिए सर्विस चार्जेस उन लोगों ने लेते हैं। वाटर सीवरेज टैक्स बोल के लेते हैं, वो पहले जोड़ लोगे। सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनएमबी है जो नेट म्युनिसिपल वैल्यू, अगर उस पर 10% तो 10%, 5% जो भी दिया है कर लेना, ठीक है। एडजस्टेड वैल्यू आ जाएगा और इसके साथ 1/9 फिर जोड़ लो। अगर मान लो 84 था, फिर 84 6000 आपका सर्विस चार्जेस आया, तो 84 प्लस 6 कितना हो जाएगा 90, और 90 में फिर 1/9 ऑफ 90 10 जोड़ लोगे। 1/9 एडजस्टेड वैल्यू पे जोड़ना ही है, ठीक है ना। जोड़ के आएगा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। अगर 4 मेट्रोपॉलिटन में है तभी ये रूल फॉलो करोगे, और 4 मेट्रोपॉलिटन में नहीं है तो भाई छोड़ दो, ग्रॉस इक्वल टू नेट, ठीक है। अदर प्लेसेस में क्या है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और नेट म्युनिसिपल वैल्यू दोनों इक्वल आएगा, इसमें कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। ग्रॉस से नेट, ग्रॉस नेट से ग्रॉस सेम वैल्यू, ठीक है। बट मेट्रोपॉलिटन सिटी में नेट से ग्रॉस, ग्रॉस से नेट, एक इस तरह कैलकुलेशन करोगे। ग्रॉस से नेट आगे जाएंगे, अभी फिलहाल नहीं। यहाँ ग्रॉस लिखे थे ना, तो ग्रॉस चाहिए, बस ग्रॉस मिल गया। बोलो आया समझ में? तो इसमें ये कैलकुलेशन कर लो, म्युनिसिपल वैल्यू कैलकुलेशन, सॉरी सॉरी म्युनिसिपल नहीं, फर्स्ट स्टेप आरईआर फाइंड कर लो। हो गया आरईआर। अब वही चीज लिखी मैंने, फेयर रेंट क्या होता है और स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, तो भूल जाओ। सेकंड स्टेप में आप आ जाओगे। सेकंड स्टेप में फाइंड करोगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल इन प्रीवियस ईयर, तो उसको शॉर्ट में बोलोगे ए आर आर, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ठीक है। फर्स्ट में एक्सपेक्ट कर रहे थे कितना मिल सकता है, सेकंड में एक्चुअल कितना मिला या मिलना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन करोगे एनुअल रेंट या कंपोजिट रेंट, पर मंथ रेंट इंटू 12 आ जाएगा ना एनुअल। हम लोग को पूरा ईयर का कैलकुलेशन कर रहे हैं। एनुअल रेंट या कंपोजिट रेंट, तो इस केस में रेंट पर मंथ इंटू 12 मंथ टोटल आ गया आपका। अगर कंपोजिट है मतलब इसमें कुछ इंक्लूड है, इसीलिए लिखे। कुछ फैसिलिटीज इंक्लूड है, एमेनिटीज जिसको बोलते हैं, अगर इंक्लूड है उस रेंट पे, लैंडलॉर्ड बोला कुछ फैसिलिटीज आपको जो दिया जा रहा है, वो फैसिलिटीज के लिए आपका रेट में हम कुछ ऐड कर लेंगे, अलग से वो फैसिलिटीज के लिए आपको ठीक है देना नहीं पड़ेगा, उसमें कुछ हम फैसिलिटीज के लिए ऐड कर लेते, रेंट आपका इतना है। तो कुछ फैसिलिटीज एम्यूनिटीज इंक्लूड है इस रेंट में, जैसे सामने एक, सॉरी हम लोग का फ्लैट, मतलब मकान में, अपार्टमेंट में एक लिफ्ट है, और हम लोग भाड़ा पे दिए, मतलब ओनर्स और किसी को भाड़ा पे दिए, तो लिफ्ट कौन यूज कर रहा है? सबको यूज कर रहा है ना। तो जो कॉमन लिफ्ट यूज हो रहे हैं, तो इसका इसके लिए भी तो खर्चा हो रहा है लैंडलॉर्ड का।
ये सब टेनेंट का रेंट में इंक्लूड करके रखे भाई लिफ्ट है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा रेंट तो होगा, तो रेंट में जो रेंट एनुअल रेंट उसमें अगर कुछ फैसिलिटीज इंक्लूड रखे या सामने केयर टेकर रखे, लॉन है, ये सब मेंटेन होता है, लाइटिंग ऑफ स्टेयर्स, कॉमन पैसेज, ये सब का जो खर्चा हो रहा है ना उसको बोलते हैं इम्यूनिटीज। अगर रेंट में इंक्लूड है तो माइनस करोगे तो हाउस का रेंट आ जाएगा। और अगर रेंट नहीं, वो अलग से चार्ज कर रहे हैं, अलग से एनुअल मेंटेनेंस बोल के चार्ज कर रहे हैं, तो फिर वो रेंट में तो इंक्लूड नहीं है, तो फिर देखना नहीं है, माइनस नहीं करोगे। समझ में आया? तो इसको लेस करोगे। फिर अनरियलाइज रेंट इन प्रीवियस ईयर, हम लोग प्रीवियस ईयर का इनकम फाइंड कर रहे हैं। अब प्रीवियस ईयर में अनरियलाइज मतलब कुछ महीना बैड हो गया, टेनेंट भाड़ा नहीं देके भाग गया, तो लॉस हो गया ना। तो प्रीवियस ईयर का अनरियलाइज लॉस है, तो प्रीवियस इनकम से लेस करेंगे, तो एनुअल इनकम से लेस कर देंगे तो आ जाएगा, आपको मिलेगा ARR। फाइंड कर लिया एरर। तो फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड किए थे? RER। सेकंड स्टेप में क्या फाइंड किए? ARR। बस हो गया, समझ लो GAV। अब फाइंड करोगे फाइनली GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू या ग्रॉस एनुअल इनकम फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। अब ARR RER में से हाईएस्ट लेना। RER फर्स्ट स्टेप, ARR सेकंड स्टेप फाइंड किए, इसमें से कौन सा वैल्यू लेना होगा? हाईएस्ट वैल्यू ले लो, जो भी हाईएस्ट लिख लो, और इससे एक चीज लेस हो सकता है, यानी कि ऑलवेज बस मैक्सिमम में हो जाता है। लॉस ड्यू टू वैकेंसी। अब कुछ दिन वैकेंट था, वैकेंट मतलब टेनेंट ही नहीं था, अब इसके बाद 2 महीने और कोई टेनेंट आया ही नहीं, वैकेंट था, और इसके बाद फिर एक टेनेंट आया नहीं हूं, तो ये जो 2 महीना बीच में कोई टेनेंट नहीं था, तो मेरा रेंट तो आया नहीं। लेकिन एनुअल रेंट में तो पूरा 12 मंथ्स का लिए थे, तो इसमें वैकेंसी जितना मंथ, अगर 2 मंथ्स वैकेंट था, मंथली रेंट इंटू 2, तो उतना वैकेंसी लॉस है लैंडलॉर्ड का, है ना, मालिक का, तो लॉस माइनस करोगे तो आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके, तो ये था कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फर्स्ट स्टेप में GAV फाइंड, सॉरी सॉरी GAV के लिए फर्स्ट स्टेप में RER फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे? फर्स्ट स्टेप में RER फाइंड करोगे, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, और सेकंड स्टेप में ARR फाइंड करोगे, इसमें से हाईएस्ट को लेना, और वैकेंसी लॉस है तो लिस्ट कर देना, आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके, नाउ कुछ एक्सेप्शन है, सब एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन? मैंने बोले थे ना अभी डिम टू बी लेट आउट हाउस होता है, तो भाड़ा पे ही तो नहीं दिए थे, लेट सेल्फ ऑक्युपाइड था, तो 3 सेल्फ ऑक्युपाइड था, 2 तो सेल्फ ऑक्युपाइड माना जाएगा, तो थर्ड जो सेल्फ ऑक्युपाइड उसको डिम टू बी मानेंगे। तो डिम टू बी हाउस में फर्स्ट स्टेप जो RER फाइंड किए थे वही होगा GAV। सेकंड थर्ड स्टेप आने का सवाल ही नहीं है। लॉस ड्यू टू वैकेंसी, अरे एक्चुअल रेंट कहां से आएगा, तो भाड़ा पे ही नहीं दिए थे, ठीक है ना। टैक्स अथॉरिटी जबरदस्ती हमको बोल रहा है कि वो भी सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं माना जाएगा, 2 से ज्यादा हाउस हाउस है, तो हमको लेट आउट मान के करना पड़ रहा है। तो उसमें GAV आएगा क्या ना, RER रीजनेबली एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो सकता है, वही होगा GAV। समझ में आया ना? तो इसमें स्टेप 2 स्टेप 3 फाइंड नहीं करोगे, राइट? यस। अब आ जाते, अगर लेट आउट हाउस है, वैकेंट भी था, लेकिन वैकेंसी लॉस माइनस करेंगे, यानी लॉस ड्यू टू वैकेंसी लिखे ना, इसके लिए कुछ कंडीशन है एक और। वैकेंसी लॉस इन स्टेप 3 नॉट टू बी डिडक्टेड, ये जो माइनस किए थे स्टेप 3 में, डिडक्ट नहीं करोगे इफ ARR मतलब सेकंड स्टेप वैल्यू इज लेस देन RER, मतलब RER इज ग्रेटर, फर्स्ट स्टेप का वैल्यू ज्यादा, ARR लेस हो गया, और लेस होने का रीजन वैकेंसी लॉस नहीं, कुछ और फैक्टर्स इसके कारण ही लेस है, वैकेंसी के कारण लेस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ARR लेस हो गया RER से, तो स्टेप 3 में जो वैकेंसी लॉस माइनस किए तो माइनस नहीं करोगे, मतलब सी और टेनेंट से कुछ बेनिफिट आप ले रहे हो, इसीलिए वो लॉस वैकेंसी माइनस नहीं किया जाएगा। ओके, ये था आपका कैलकुलेशन ऑफ स्टेप 1 वैल्यू, मतलब सॉरी नोट 1 वैल्यू, दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। नेक्स्ट डे हम लोग बाकी 2 नोट करेंगे, और नोट करने के बाद प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, यस, आज इतना ही।